Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन और आज ये लास्ट सेशन है, मतलब सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके होंगे 30 नंबर की सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जिसमें आज कुछ क्वेश्चंस रहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, ज्यादातर क्वेश्चंस, क्योंकि जब से ऑनलाइन एग्जाम हुआ और 2020 के बाद ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने लग गई आपके एग्जाम्स में, और सीटेट में स्पेशली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और आरटीई के एक दो क्वेश्चंस रहेंगे। पहले क्या होता था, सीटेट में आरटीई और एनसीएफ के क्वेश्चंस ज्यादा आते थे क्योंकि एनईपी नहीं था, उसके अलावा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से एक आध क्वेश्चन आ जाता था। तो अभी जरूरी है कि सब कुछ ही हम पढ़ के चले जाएं। एनसीएफ की उतनी वैल्यू रह नहीं गई है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो एक तो ये कि एनईपी का ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हम अभी कर रहे हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम में इस बार ही दिसंबर 2022 से और फरवरी 2023 तक जो पेपर हुआ उसमें आए हैं। इससे पहले एक और सेशन में ले चुकी हूं जो लास्ट ईयर लिया था एनईपी 2020 का ही, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार के ऑनलाइन एग्जाम में आए थे। तो जिनको और क्वेश्चंस एनईपी पे करने हैं वो वाला सेशन भी देख लेंगे। एक बार सर्च करेंगे एनईपी 2020 क्लास बाय हिमांशी सिंह, तो आपको वो मिल जाएगा सेशन, या मैं कहीं आई बटन वगैरह में डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक या टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, फिर इसके बाद हम अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक्स पे जाएंगे, क्योंकि सीडीपी के लगभग सभी टॉपिक्स इन 11 सेशंस में हम खत्म कर चुके हैं जो 30 नंबर में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कहानी। पिछली बार का जो ऑनलाइन पेपर था, जो पहली बार हुआ था 2021 वाला, उसमें क्वेश्चंस ज्यादा थे एनईपी से, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। इस बार कंपैरेटिवली क्वेश्चंस कम रहे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इस बार भी कम रहेंगे। जब अगस्त 2020 में, जो 2023 में 20 अगस्त को जो आपका पेपर है, तो हो सकता है फिर से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएं, लेकिन एक से दो क्वेश्चंस तो मिनिमम 30 में से आएंगे ही आएंगे। इवन मल्टीपल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं एजुकेशन पॉलिसी से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कुछ कुल मिलाकर के 25 क्वेश्चन हम करेंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो गए थे। अगर हम देखें बिना रिपीट हुए क्वेश्चंस को, तो इतने ही क्वेश्चंस हैं जो काम के हैं, निकल के आते हैं इस बार के ऑनलाइन एग्जाम से। फटाफट से जवाब देंगे पोल में। क्वेश्चन क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसिडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म। पहले क्या होता था, यही क्वेश्चन एनसीएफ के नाम से पूछा जाता था कि बहुभाषिता के बारे में, मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में एनसीएफ क्या सोचता है। अभी क्या हो गया, इसी चीज पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ले आए। अब क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता के बारे में क्या सोचती है। तो आपको दो ही पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं आंसर मार्क करते समय। क्या है, एक तो है कि बच्चे का हित, यानी बच्चे के हित में हो चीजें, जो जवाब है वो बच्चे के बेनिफिट, बच्चे को बेनिफिट करे। दूसरा, बच्चा एक्टिव रहे, सक्रिय रहे, है ना। बस ये दो चीजें अगर हमारे दिमाग में है, हमारा आंसर गलत नहीं होगा। 90% क्वेश्चंस में ये अप्रोच काम आती है। और पॉलिसी वाले क्वेश्चंस जो हैं, चाहे वो एनसीएफ के हो, आरटीई के हो, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो, एनईपी हो, इनमें तो बस ये दो चीजें अगर हम ध्यान में रख लें, कुछ ही चीजें होती हैं जो फैक्चुअल होती हैं, अदरवाइज ज्यादातर मामला यही है। तो अगर हम बात करें मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में, बहुभाषिता के बारे में, यानी एक क्लास में मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलने वाले, पढ़ने वाले बच्चे हो सकते हैं। स्पेशली बोलने वाले, क्यों? क्योंकि किसी के घर से कोई बच्चा जब वो 6 साल में पहली कक्षा में आता है, तो ऑलरेडी उसको भाषा बोलना, समझना आता है। तो किसी के घर में बंगाली बोली जा रही होगी तो उसको वो आती होगी, वो उसकी मातृभाषा है। किसी के घर में हिंदी, तो ऐसी अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे होंगे। तो ये किस तरह से जो नई शिक्षा नीति है या जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बहुभाषिता को देखती है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है एज अ हिंड्रेंस इन चिल्ड्रंस लर्निंग, यानी बच्चों के सीखने में रुकावट की तरह, कि भाई किसी को कोई भाषा आती है, किसी को कोई भाषा आती है, तो ये रुकावट हो गई, बिल्कुल भी नहीं, है ना। ये बैरियर या हिंड्रेंस नहीं हो सकता। जितनी ज्यादा भाषाएं उतना बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती ज्यादा भाषा से। एंड एज एन एसेट इन दी क्लासरूम, ये बात बिल्कुल सही है, एक एसेट के रूप में, यानी कक्षा में पूंजी के रूप में देखता है। दूसरा शब्द एसेट को लेकर के क्या बन सकता है, एज एन रिसोर्स। अगर हम बात करते हैं, आपका एनसीएफ में भी एक प्रॉपर टॉपिक है, एक हेडिंग है, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स, यानी बहुभाषिता एक संसाधन के रूप में, यानी एक संसाधन है, एक रिसोर्स है जो हमें मदद करती है बच्चों को जोड़ने में, उन्हें बेहतर तरीके से सिखाने में। भाई भाषा एक माध्यम है ना, बात को कहने और समझने का। एज एन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी अनावश्यक जटिलता के रूप में देखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये अनावश्यक नहीं है। एज अ बैरियर टू इंक्लूसिव एजुकेशन, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन को तो ये बढ़ावा दे रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे और हर बच्चे को शामिल करना। तो अलग अलग तरह के बच्चे सिर्फ दिखने में थोड़े होंगे, भाषा में भी अलग अलग होंगे। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है या एनसीएफ है या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी है, सब बहुभाषिता को अच्छा ही मानेंगे और बच्चे कई सारी भाषाएं अपने आसपास से, अपने क्लासमेट से, अपने पीयर्स से सीख पाएंगे और बेहतर लर्निंग हो पाएगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस फॉर रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। इनको SEDG कहते हैं, ग्रुप्स। इसमें आपको हेडिंग भी मिल जाएगी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी और बाकी में भी SDG कहा जाता है। उसका मतलब क्या है, सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी वो ग्रुप्स आर्थिक रूप से वंचित समूह या समुदाय कहते हैं कि किसी भी रूप में, या स्पेशली यहां तो सीधे सीधे बता दिया है, आर्थिक रूप में वंचित हैं ये लोग, मतलब संसाधन उतने नहीं है, इनकम ग्रुप लो है। तो ऐसे बच्चों के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है। अगेन ध्यान रखना है, बच्चा एक्टिव हो और बच्चे के हित में हो बात। आज से क्लास 9 बजे कर दी गई है, कल से हम 9:05 तक मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं रोट लर्निंग, रट के सीखना, हम तो बच्चे को एक्टिव रखने की बात कर रहे हैं, ये पैसिव की बात कर रहे हैं। रट के सीखना कोई पॉलिसी नहीं कहेगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम एंड असेसमेंट, देखिए देखने में पढ़ने में सुंदर लगता है स्टैंडर्डाइजेशन वर्ड, है ना। मानकीकरण किसका, पाठ्यचर्या व मूल्यांकन का। जबकि आपको क्या ध्यान रखना है, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी लचीलापन होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन होता है सबके लिए एक जैसा, जबकि जो आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जहां ध्यान में रखा जाता है, अलग अलग तरह के बच्चों को, वहां पे आप फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, लचीलापन लाते हैं, मानकीकरण नहीं लाते। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी बच्चे प्रदर्शन करें, मतलब इनको पूरा फोकस किया जाए फर्स्ट आओ सेकंड आओ, जी नहीं, आपको बच्चे को इंक्लूड करना है। रिलेटेबल हो आपका जो कंटेंट है या करिकुलम है, जो पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या क्या है, जिसमें जो भी एक्टिविटीज आपके स्कूल में हो रही है वो सब करिकुलम का हिस्सा है। स्कूल में कदम रखने से लेके बाहर निकलने तक सिलेबस भी करिकुलम का हिस्सा है। कोई कल्चरल इवेंट स्कूल में हो रहा है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है कोई कल्चरल, वो भी इसी का हिस्सा है। तो रिलेटेबल एंड मीनिंगफुल करिकुलम, यानी संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। वो बच्चे जो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से या सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित हैं, यदि यानी समाज ने भी उनको अलग थलग रखा है और पैसे के मामले में भी कमजोर वर्ग से आते हैं, तो उनके संदर्भ से, उनके जीवन से जुड़े हुए आपको एग्जाम्पल या ऐसी एक्टिविटीज करानी है जो उनके लिए मीनिंगफुल हो। स्कूल में आके उन्हें ऐसा ना लगे कि उनकी दुनिया अलग चल रही है और बाकी दुनिया उनसे रिलेट ही नहीं करती, या कोई ऐसा एग्जाम्पल स्कूल में होता ही नहीं है जिससे वो कनेक्ट कर पाए अपने जीवन से। तो डी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। एक और चीज का हम यहां ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से चलने से पहले आप इतने ये देख लीजिए। एक सिंपल सी चीज हमें पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो लास्ट वाला सेशन मैंने आपको रिकमेंड किया है कि वो क्लास आप जरूर देख लें, जो पिछले साल कराई थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चंस पे भी, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी अच्छे से बताया था। उसमें भी आपको ये मिल जाएगा, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। पहले जो एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2+3 का, यानी ये 10 साल का सेकेंडरी एजुकेशन, फिर सीनियर सेकेंडरी और 3 साल का ग्रेजुएशन। ये स्ट्रक्चर था प्रीवियस। स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अभी क्या है 5+3+3+4। ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करती है। याद करने का सिंपल तरीका है 534, और जिसमें 3 का स्क्वायर है, ठीक है ना। FPMS से हम इसको याद रखेंगे। FPMS बोले तो फाउंडेशनल ईयर्स, कितने मूलभूत चरण है, 5 साल का। 3 साल का है आपका प्रेपरेटरी, कक्षा 1 और 2 इसी में आ चुकी थी, ठीक। अब 3, 4 और 5 यहां पे आ जाएंगी, ठीक। ये है मिडिल स्कूल 6 से 8, और फिर उसके बाद जो 9th to 12th है वो आ जाएगा आपका सेकेंडरी में, ठीक। तो ये FPMS ये स्ट्रक्चर है, नया स्ट्रक्चर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल स्ट्रक्चर की बात करती है। 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल, ठीक है। पहले 10+2+3 होता था प्रीवियस स्ट्रक्चर, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी उसके अनुसार, लेकिन अभी क्या है 5+3+3+4 FPMS से याद रखेंगे। फाउंडेशनल पीरियड, जिसमें 3 साल जो है आपके आंगनवाड़ी के या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE के, और 2 साल आपके कक्षा 1 और 2 के। तो क्लास 1 और 2 और आंगनवाड़ी यही 5 साल में आ गए। फिर उसके बाद आपका 3rd, 4th और 5th यहां पे आ गई प्रेपरेटरी स्टेज। फिर मिडिल स्कूल 6th to 8th जो है आपका ये 3 साल। फिर उसके बाद 9th to 12th आपका सेकेंडरी में आ गया, ठीक है। अब क्या है, ऐसा नहीं है कि कॉमर्स को, साइंस को, इनको अलग अलग रखना है। एडिशनल सब्जेक्ट कोई भी ले सकता है। बाउंड्रीज को कम कर दिया गया है सब्जेक्ट की। खैर ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो सबको पता होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स में बीच बीच में बताते हुए चलती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन ऑफ students with disabilities in regular schools, which of the following provision is against the right of persons with disabilities act 2016? मतलब क्या है, मतलब क्या है बताइए एक बार, फटाफट से देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है, ठीक है जी। चले, डी ऑप्शन कह रहे हैं 36% लोग। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन हेतु, यानी कोई भी बच्चा जिसको कोई भी डिसेबिलिटी है, देखने में समस्या है, विजुअली चैलेंज हो सकता है, ऑडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में समस्या हो सकती है ना। तो इनमें से कोई भी समस्या, यदि कोई भी बच्चा दिव्यांग है और उसको कौन सा एक बात है जो
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रतिकूल है, यानी अनुकूल नहीं है, अगेंस्ट है, फेवर में नहीं है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जिस चीज की बात नहीं करता, ये किसी सेट में हमने अभी कल परसों किया भी था क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है एक्स्ट्रा टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, यानी वो बच्चे जो दिव्यांग हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए पेपर को कंप्लीट करने में। आप ये देखते भी हैं कि एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, ये बात तो सही है, ये तो फेवर में है, हमें अगेंस्ट चाहिए। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब टू मीट दी स्टूडेंट्स नीड्स, यानी वो बच्चे मान लीजिए जिनको दिखता नहीं है या और कोई समस्या है तो एक स्क्राइब मिल जाता है, जो लिपिक की सुविधा उनको मिलती है, ये भी फेवर में है। कंपलसरी सेकेंड एंड थर्ड लैंग्वेज कोर्सेज, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, ये अगेंस्ट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के कि वो बच्चे जो दिव्यांग हैं उनको जबरदस्ती दूसरी और तीसरी भाषाओं का कोर्स करना पड़ेगा, ये बाध्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सी ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। और आप लोग डी ऑप्शन क्यों दे रहे हैं भाई? है इसका जवाब 48% लोग डी क्यों दे रहे हैं? रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर इंडिविजुअल्स नीड्स, ये पॉसिबल है। देखो एकोमोडेशन का मतलब यहां ये नहीं है कि रहने की सुविधा दी जा रही है, ये एकोमोडेशन वो वाला एकोमोडेशन मत समझो जो सीडीपी की या पेडागोजी की हिंदी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्मल हिंदी भाषा जो आप पढ़ते हैं उससे, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन, मतलब बच्चे को एकोमोडेट नहीं करोगे उसकी नीड्स के अनुसार। यदि कोई बच्चा है जो चल फिर नहीं सकता तो उसको कहोगे सीढ़ियों से चढ़ के आए, नहीं, आप कहोगे ग्राउंड फ्लोर पे क्लास रखेंगे या फिर स्कूल में रैंप बनवा देंगे जिसकी सहायता से वो चढ़ करके आ सके। या फिर कोई बच्चा है जिसको सुनने में तकलीफ होती है, आप उसको आगे बिठा लेंगे, यही तो एकोमोडेशन है, घर थोड़ी देना है बच्चे को, है ना। तो ये पढ़ के गलत नहीं समझना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी और तीसरी भाषा संबंधी जो कोर्सों की बाध्यता है वो नहीं है, ठीक है। किसमें? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अगेंस्ट है ये बात। तो गलत क्या है? सिर्फ यही है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा गलत ही था। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। एकोमोडेशन का मतलब यहां घर देने से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा एक बार, फटाफट से समझिए क्वेश्चन नंबर 4 को। उज़मा क्या पूछ रहे हैं भाई? सलाम मैम, मेरा नाम उज़मा है, मेरे सेकंड नंबर पेपर क्लियर हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, आपकी वजह से। यू आर अ ग्रेट टीचर, कीप इट अप। हम सबकी दुआ आपके साथ है। धन्यवाद उज़मा, बिल्कुल, तभी हम इतने लंबे समय से लगातार कार्यरत हैं। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार असेसमेंट एट दी एलिमेंट्री लेवल शुड बी, एलिमेंट्री लेवल क्या है? यहाँ 6th to 8th मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। ये प्राइमरी भी लिखा होता बात तब भी सेम रहती, आपको बच्चे के हित को पकड़ के चलना है बस। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए, यानी हम बच्चे को असेस करें तो करें कैसे, कौन सा तरीका असेसमेंट का सही तरीका होगा, आकलन का सही तरीका कौन सा होगा कि हम बच्चे को जांचें कि उसको कितना आता है और आगे कैसे सिखाएंगे। तो पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक मूल्यांकन, जो कि एफए और एसए होता है ना, तो एफए एनी डे बेटर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्टिविटीज होती हैं। एसए जो होता है समेटिव असेसमेंट, जिसको हम योगात्मक आकलन या मूल्यांकन कहते हैं, वो थोड़ा सा उसमें फीडबैक की कम गुंजाइश होती है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव रहता है, तो फॉर्मेटिव तो अच्छी बात है। रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए आकलन, बिल्कुल सही बात है। ड्यूरिंग द ईयर, थ्रू आउट द ईयर चलते रहना चाहिए, ये बात भी एकदम हमें सही, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ लग रही है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? फोकस्ड ऑन मियर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी किसी तरह से बस सूचना को मात्र ग्राम्यशीलता पर केंद्रित होना चाहिए, यानी रट्टे लगा लो, दिमाग में बस इंफॉर्मेशन टिक जाए, कितनी बार रिपीट करके याद किया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, ये रोट लर्निंग का उदाहरण है, रट्टे लगाने का, रटंत विद्या चलंत नहीं। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। कंड्यूसिव टू ऑप्टिमाइजिंग टीचिंग लर्निंग, यानी कि शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप, यानी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, उसको सुगम बनाने में मददगार हो। कंड्यूसिव एक बहुत ही पॉजिटिव प्यारा वर्ड है आपकी पूरी पेडागोजी में, कि बच्चे के हित में हो, है ना, सुगम बनाए सीखने की प्रक्रिया को। तो ये बात तो एकदम सही है। तो तीनों बातें सही है, बस सी ऑप्शन जो है वो गड़बड़ है, इसको हटा देंगे। ए, बी और डी सही उत्तर हो गए। वो कहां मिल रहे हैं हमें? ए, बी और डी मिल रहे हैं यहां डी ऑप्शन में, और यहां आपने सही जवाब दे दिया है 53% लोगों ने। बाकी लोग इसमें गड़बड़ कर रहे हैं, जबकि इतना आसान सवाल था, इससे आसान सवाल धरती पे नहीं मिल सकता। बस इसमें 4 ऑप्शन के साथ जैसे ही आपको 4 ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलते हैं, आप चक्कर आने लगते हैं कई लोगों को कि अब तो गलत करेंगे ही करेंगे। उनको लगता है मजबूरी हो गई, जहां ए बी सी डी लिखा हो उसको चूज कर लो, जो कि गड़बड़ हो जाएगी फिर। भाई जब सी गलत है कि सूचनाओं के मात्र ग्राम्यशीलता पर केंद्रित, रट्टे लगवाने आपको बच्चे को है, किसी भी तरह से मियर रिप्रोडक्शन, कितनी बार तो बताया, ये पेपर पे उल्टी करने जैसा है कि रट्टे लगाए और उगल दिया। मियर रिप्रोडक्शन, मियर रिटेंशन, ये नेगेटिव वर्ड है कि बस दिमाग में धारण हो जाए, भर जाए दिमाग में। तो ऐसे तो फिर गूगल से आप बच्चा सर्च कर लेगा, अगर उसको रट्टे ही लगा के बस इंफॉर्मेशन भरनी है तो ए बी और डी जो है सही उत्तर है। ए बी सी डी सही नहीं हो सकता, क्योंकि सी गलत है।
और ए बी सिर्फ सही नहीं होगा क्योंकि डी भी सही है, तो डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन ओवर हियर और इसी को आंसर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स पेडागोजीज विच आर डैश। पेडागोजी का क्या मतलब है, टीचिंग मेथडोलॉजी, यानी आर्ट ऑफ टीचिंग, वेज ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है कि किस तरीके से हम बच्चे को पढ़ाएं, किसके अनुसार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। तो बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चे को एक्टिव रखना है। एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच नहीं, टीचर सेंट्रिक बिल्कुल नहीं, लर्नर सेंट्रिक एकदम सही, लर्नर सेंट्रिक लिखा हो, चाइल्ड सेंट्रिक लिखा हो, यानी बच्चा केंद्र में है और पूरा सिस्टम किसके लिए बनाया गया है, बच्चे के लिए बनाया गया है। तो अधिगम कर्ता केंद्रित, बच्चे को सेंटर में रख के बच्चे को एक्टिव रखना है ताकि उसके जीवन से जुड़ करके वो लर्निंग बाय डूइंग कर सके, करके सीख सके, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहती है और दुनिया की सारी नीतियां जो बच्चे के हित में सोचती हैं यही कहेंगी। एक्सक्लूजन सेंट्रिक नहीं है कि बच्चों को अलग थलग कर दो, बहिष्कार कर दो, सेक्लूजन कर दो उनका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ट्रेडिशनल भी लिख सकते थे, तो ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक, टीचर सेंट्रिक को ट्रेडिशनल कहते हैं, तो वो भी नहीं होगा। लर्नर सेंट्रिक या चाइल्ड सेंट्रिक यानी बच्चा सेंटर में है, बच्चे के इंटरेस्ट, उसके एप्टीट्यूड, उसके एटीट्यूड, जो उसका पेस ऑफ लर्निंग है, यानी कैसे वो सीखता है, किस गति से। किसी को देख के सीखना पसंद है, चार्ट के माध्यम से, किसी को सुन के सीखना पसंद है, किसी को एक्टिविटी से जल्दी समझ में आ जाती हैं चीजें। अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं, उनके अनुसार आप सिखाएं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई, वही जो आपका फेवरेट टाइप के क्वेश्चन है ये, जिनको हम कह देते हैं पेट पे बाण मारने वाले सवाल, कि भाई एक असर्शन होगा, दूसरा उसका रीजन होगा, यानी स्टेटमेंट और रीजन वाले सवाल हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनको जवाब देते हुए, क्योंकि इसमें गलतियां आपकी ज्यादा होती हैं बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले, है ना। दो तरह के क्वेश्चंस में आप लोग फंसते हैं, जब जैसे अभी जो ऑप्शन आया था कि ए बी होगा, ए सी डी होगा, उसमें आप फंसते हैं, चाहे क्वेश्चन आसान हो और इस तरह के क्वेश्चंस में, तो इनको और ध्यान से प्रैक्टिस करना है ना। असर्शन क्या है भाई, यानी अभिकथन क्या है, अभिकथन है अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑल चिल्ड्रन अप टू द 5th स्टैंडर्ड शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग, यानी कक्षा 5 तक सभी बच्चों को मातृभाषा में उनकी शिक्षा देनी चाहिए, यानी जो भी भाषा वो घर से सीख करके आ रहे हैं उस भाषा में उनको पढ़ाना चाहिए, जो भी क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज या होम लैंग्वेज उनकी। बात तो सही लग रही है ना, एकदम ट्रू है ये बात। आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी यही कहता है, यानी त्रिभाषा सूत्र भी यही कहेगा। रीजन क्या है, इसका तर्क क्या है, यंग चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स मोर क्विकली इन देयर मदर टंग, यानी छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं व समझते हैं। मतलब क्या हुआ, जो छोटे बच्चे यानी कक्षा 5 तक के जो बच्चे हैं, है ना, कक्षा 5 तक के बच्चे की उम्र क्या होगी, 6 से 11 वर्ष का बच्चा होगा, ठीक है। तो 6 से 11 वर्ष का बच्चा, जो छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन हैं, वो अपनी मातृभाषा में, यानी जो भाषा उन्हें आती है, जो उनके घर पे बोली जा रही है, जिसमें वो बात करना जानते हैं, बात को समझना जानते हैं, उसमें जल्दी सीखते हैं या अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। रटना नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। यदि टीचर, बच्चे को हिंदी आती है, टीचर ने भी हिंदी में समझाया, समझ में आ गया। तो प्राइमरी लेवल पे मदर टंग की बात हम इसीलिए करते हैं कि बच्चा एक तो कनेक्ट कर पाए और दूसरा छोटा बच्चा है तो मातृभाषा को बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि 92% लोग यहां सही उत्तर दे पा रहे हैं। कई लोगों का तो ये अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो में एकदम सेट है कि कुछ भी जवाब हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, मेरे को तो ए एन आर आर ट्रू लगाने हैं। ऐसा नहीं करना, हमेशा सही नहीं होता ये। बोथ ए एन आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, तो ये सही होगा नहीं, बाकी कोई बनता नहीं है। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे एक बार फटाक से। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो क्या सुझाव देती है कि शिक्षा को कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक कंटेंट। ये बात हम एनसीएफ के बारे में भी कहते थे कि पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं है, टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज इन द क्लासरूम, यानी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हो सकता है मेरे पास एक ये बॉटल हो, कोई चार्ट हो, कुछ और ब्लैक बोर्ड है, मान लीजिए 1000 रिसोर्सेज अगर कक्षा में है, उनमें से एक रिसोर्स क्या है, आपकी पाठ्य पुस्तक है। सब कुछ नहीं है, सर्वो सर्वा नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है जो आपकी टेक्स्ट बुक है। रट्टे सिर्फ टेक्स्ट बुक से नहीं लगाने, बच्चा आज की डेट में इंटरनेट से भी सीख सकता है, बच्चा आज की डेट में और 70 तरीके हैं जहां से सीख सकता है, ठीक। तो लिमिटेड नहीं है टेक्स्ट बुक तक, ये बात तो गलत हो गई। बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, ये रोट मेमोराइजेशन, रटना जहां मिल जाए उससे तो दूर भाग जाओ, रटने की बात कोई पॉलिसी नहीं करेगी। डायरेक्टेड टू एनकरेज कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, कंपटीशन नहीं कोलैबोरेशन पे बढ़ावा देना है। मार्क आर्ट
यानी प्रतिस्पर्धा पे नहीं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने पे नहीं, एक दूसरे के साथ चलने पे फोकस करना है। डी ऑप्शन है फोकस्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब क्या हुआ इस बात का, समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। क्या आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एजुकेशन को क्या कहती है, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बोले तो आलोचनात्मक या समालोचनात्मक चिंतन, यानी हर एक पक्ष को किसी चीज के देख पाना, सिर्फ मान ना लेना, है ना, जिसमें बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, अपने विचार रखेगा, डेटा लेकर के आएगा, फैक्ट्स लेकर के आएगा, उन पे सोचेगा, विचारेगा, तब एक कंक्लूजन तक पहुंचेगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग यहां जरूरी है। इसको 21वीं शताब्दी के कौशलों में भी माना जाता है, 21st सेंचुरी स्किल्स, जो आपकी एनईपी मैंने आपको नोट्स में भी दी हुई है, जो फ्री नोट्स हैं, पढ़ लिए होंगे अगर आपने, तो आपको ये बात पता होगी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने पे कि बच्चा खुद से अपनी समस्याओं के समाधान तक पहुंच पाए, है ना। किसी ने कह दिया 2000 के नोट में चिप है तो मान ना ले, क्वेश्चन पता करे, उसको सच में जानने का प्रयास करे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कॉन्टेम्परेरी पॉलिसीज, यानी समकालीन शिक्षा की जो नीतियां हैं जो अब आज के समय में चल रही हैं, सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो नई शिक्षा नीति है, प्रपोजेस दैट लर्निंग शुड बी, अधिगम को कैसा होना चाहिए। भाई आपको पता है बच्चे को एक्टिव रखना है, बच्चे के हित में चलना है, सिंपल एक फंडा है। रिकॉल बेस्ड, यानी स्मरण आधारित, अरे बताओ नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, तो रट्टे लगाए हुए हैं, समझ में आया नहीं आया, 3 इडियट का चतुर्ग्रामलिंगम बना दिया बच्चे को। तो रिकॉल बेस्ड तो नहीं, बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करेगी लर्निंग। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, अभी बताया था टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन है, एकमात्र संसाधन नहीं है टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक। एक्सपीरियंशियल होनी चाहिए, यानी अनुभवात्मक होनी चाहिए, बच्चे की लाइफ से आपने जोड़ दिया, वही लर्निंग का तरीका सबसे बेस्ट हो गया। वास्तविक जीवन से जोड़ दीजिए, मीनिंगफुल लर्निंग करा दीजिए रोट लर्निंग की बजाय। तो अनुभवात्मक जो अधिगम है, अनुभव के आधार पे आधारित है, अनुभव पर आधारित है, ठीक। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, लर्निंग ओरिएंटेड होनी चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड होनी चाहिए लर्निंग, कि बच्चा मास्टर बन पाए उस टॉपिक का। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि बच्चे की रियल लाइफ से जुड़ता है, जो बच्चे को एक्टिव रखता है सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार, फटाफट से समझिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट स्किल्स डू कॉन्टेम्परेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन सच एज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज शुड बी डेवलप्ड इन चिल्ड्रन, यानी कि कौन सी स्किल्स, कौन से कौशल हैं जो बच्चे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विकसित होने चाहिए। भाई कुछ तो कौशलों की बात हुई होगी, और आपको पता है 21st सेंचुरी स्किल्स की बात हुई है कि 21वीं शताब्दी के कौशल बच्चे में विकसित हो जाएं, ये बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है। 21st सेंचुरी स्किल्स कौन सी है 21st सेंचुरी स्किल्स भाई, वो आपके कम्युनिकेशन हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है ना, इसके अलावा सोशल होना बच्चे का, फ्लेक्सिबल होना, और क्या हो सकता है, क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है, डिजिटल लिटरेसी, आईसीटी की नॉलेज, ये सब चीजें आपकी किसमें आती है, 21वीं शताब्दी के कौशलों में आती है। यानी आज के समय में यदि आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता तो आप पीछे हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन पे कमांड नहीं है तब भी आप पीछे हैं, अगर आप कोलैबोरेट करना नहीं जानते तब भी आप पीछे हैं। तो ए ऑप्शन आपको यहां नजर आ रहा होगा, बाकी सब में बच्चा इनएक्टिव है। रिकॉल और रिप्रोडक्शन में रट्टा लगवाया जाता है, ये रोट लर्निंग की बात हो गई, बच्चा एक्टिव नहीं है। लर्निंग फॉर एग्जाम्स में अगेन लर्निंग फॉर लाइफ की बात होनी चाहिए, ना कि एग्जाम की। रोट मेमोराइजेशन तो है ही गड़बड़। तो तीनों ही ऑप्शन जो है वो नेगेटिव हैं, बस एकमात्र ऑप्शन पॉजिटिव है यहां, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी जो कौशलों की, जिन कौशलों की बात 2020 की शिक्षा नीति कर रही है, उनमें से एक कौशल है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे के पास कोई भी एक क्वेश्चन आए, कोई भी एक सिचुएशन आए, वो उसमें अलग अलग फैक्ट्स क्या है उस चीज के बारे में, इंफॉर्मेशन क्या है उस चीज के बारे में, उसके अलग अलग पक्ष क्या हो सकते हैं। कोई न्यूज भी मान लीजिए चल रही है, अभी एक न्यूज चल रही है ना, वो एसडीएम है कहीं की, वहां की बहुत दिनों से हम लोग के बीच में भी चल रहा है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब हम उस पर जस्ट मान ना लेके, किसी ने कुछ कह दिया और हमारे दिमाग में सेट हो गई बात, हाँ जी ऐसे ही है, हम सारे पक्ष देख के कंक्लूजन पे पहुंच पाए, उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। अगर हम 21वीं शताब्दी के कौशलों की बात कर रहे हैं यहां, तो एक चीज हमें और देख लेनी चाहिए, इसमें 2-3 बातें हैं, वैसे तो मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूं कि लीडरशिप हुआ, कोलैबोरेशन हुआ, ये मैंने नोट्स में दिया हुआ है, फ्री नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 सब्जेक्ट के नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, और एक बार उसको अच्छे से पढ़ के, और ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं उतना आप साथ में कर लोगे, पेपर आपका नहीं रुकेगा। आपने बेशक कोई बैच लिया हो, नहीं लिया हो, लेना हो तब भी आप करियर विल ऐप पे चले जाओ, और नहीं लेना हो तब भी आप वो नोट्स तो एटलीस्ट पढ़ ही लो, कहीं और लिया हो तब भी वो पढ़ लो, ठीक है ना। तो कोलैबोरेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, डिजिटल लिटरेसी की आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो, न्यूमरेसी हो गया, कम्युनिकेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कल्चरल एंड ग्लोबल अवेयरनेस हो एनवायरमेंट के प्रति, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब क्या है 21वीं शताब्दी के कौशल हैं, जिनको जनरली 2-3 तरीके से बांट दिया जाता है ना। वैसे ये अब ज्यादा हो जाएगा बट ठीक है। एक तो हो गया आपका लाइफ स्किल्स।
लाइफ स्किल्स, इनको 21वीं शताब्दी के कौशल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। दूसरे हैं लर्निंग स्किल्स और तीसरे हैं आपके लिटरेसी स्किल्स। लिटरेसी स्किल्स, ये 21वीं शताब्दी के कौशलों को 3 कैटेगरी में हमने क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। क्या है ये 21वीं शताब्दी के कौशल हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिनकी बात कर रही है। बात सही है या नहीं है? लाइफ स्किल्स में क्या आ जाएगा? लाइफ स्किल्स में जो मैंने आपको अभी बताया, कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ ग्रुप में लर्निंग करना, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाना, ये है सहयोग के साथ सीखना, कोलैबोरेशन हो गया। सोशल होना व्यक्ति का या बच्चे का कि वो 4 लोगों में बातचीत कर पाए, या फिर अगर मैं कहूं कम्युनिकेशन हो गया, है ना। तो ये सब क्या है आपका, ये है आपका लाइफ स्किल का पार्ट कि फ्लेक्सिबल है बच्चा, सोशल है, ये सब लाइफ स्किल का पार्ट है, कोलैबोरेट करके सीख लेता है एंड ऑल। ठीक। लर्निंग स्किल्स में वही आपका क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग, वो जो 4 C's हम जनरली कह देते हैं। ठीक। कोलैबोरेशन इधर भी आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं आपकी जो मैथमेटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो सब आ जाएगा। लिटरेसी स्किल्स की जब हम बात करें तो यहाँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी, आईसीटी या डिजिटल लिटरेसी बच्चे को आती हो। कम्युनिकेशन यहाँ आ जाएगा आपका लर्निंग स्किल्स में। तो ये 3 कैटेगरी हैं जिसमें इन 21वीं शताब्दी के कौशलों को बांट दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी होगा, क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देखेंगे और जवाब देंगे। ठीक, पोल में जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हुए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10, बताइए एक बार। कैसी चल रही है पढ़ाई ये बताओ आप देखो कुछ भी कौन कह रहा है ये, उस एसडीएम का नाम मत लो यार, है ना, मेजबानी कर रहे हैं। चलिए आ जाइए। गांधी जी की वो बात है ना कि आप अपराध से नफरत कीजिए, अपराधी से नहीं। चलिए खैर, इधर आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 सी ऑप्शन कह रहे हैं 79% लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार कौन सी एक बात सही है। लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं आजकल, और मैं कहना भूल जाती हूँ। एमपीटेट वर्ग 2 का रिजल्ट आ गया है, आज निकल गया आपकी वजह से, बहुत बढ़िया लव कुश। एक मेल डाल देना, और आपको वैसे भी एमपीटेट के कुछ इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए है बीइंग एजुकेटेड इन वंस मदर टंग इज डेट्रीमेंटल टू एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, यानी अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिक उन्नति में बाधक है। यानी मातृभाषा में मत पढ़ाओ। ऐसे तो ये बात हो गई कि जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है, पीछे हैं, और वो मातृभाषा उनको रोकती है आगे बढ़ने से, जबकि ये बात क्या हुई, गलत हो गई। फिर आता है बी ऑप्शन, स्कूल्स शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न एंड स्पीक इंग्लिश एज देयर फर्स्ट लैंग्वेज, यानी विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को बना ले। भाई मदर टंग अगर हमारी इंग्लिश नहीं है तो इंग्लिश में ही ऐसा क्या है दुनिया से अलग कि उसको फर्स्ट लैंग्वेज बना ले हम, हट जाएगा ये ऑप्शन। मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग चिल्ड्रन, ये बात हमने अभी थोड़ी देर पहले भी की थी कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। संज्ञानात्मक बोले तो मेंटल एबिलिटीज बेहतर होंगी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब क्या है, इमेजिनेशन, ये सब कॉग्निटिव स्किल्स हैं। जो भी काम हम दिमाग से करते हैं उनको कॉग्निटिव स्किल्स कहते हैं, मेंटल स्किल्स या मानसिक क्रियाएं कहेंगे या कौशल कहेंगे। मल्टीलिंगुअलिज्म एक रिसोर्स है, ये एनसीएफ भी कहता है, ये एनईपी भी कहती है। ठीक बात है, अभी आएंगे इस पे। बाइलिंगुअल अप्रोच कंफ्यूजेस स्टूडेंट्स एंड हैम्पर्स लर्निंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 या 2 से अधिक भाषाएं समस्या नहीं बनती, संसाधन बनती हैं। क्या है, प्रॉब्लम नहीं बनती, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, रिसोर्स बनती हैं। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म हैज ग्रेट कॉग्निटिव बेनिफिट्स फॉर यंग स्टूडेंट्स। ये स्टडीज भी कहती हैं या रिसर्च भी कहती है कि जितनी ज्यादा भाषाएं बच्चे को आती हैं, या वो बच्चे जिनको 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं, ज्यादा बेहतर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बाकियों के मुकाबले। तो हम ये कहेंगे जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो हमारा संज्ञान, जिसकी थियरी प्याजे ने दी है, जिसकी थियरी वाइगॉस्की ने दी है, जिसकी थियरी ब्रूनर ने दी है, कि हमारा संज्ञान, हमारी समझ, हमारा ज्ञान को निर्माण करने की जो प्रक्रिया है उसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं हम। ठीक है ना। तो संज्ञानात्मक विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे मानसिक कौशलों के डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। और लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक टूल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए, ऐसा वाइगॉस्की भी कह रहे हैं। तो अब जितनी ज्यादा भाषाएं बच्चों को आती हैं, वो उतनी ज्यादा भाषाओं का लिटरेचर, उतनी भाषाओं के बारे में लोगों को जानना, उतनी भाषाओं की मूवीज, 70 चीजें वो जान पाएगा, यानी उसकी समझ बेहतर हो पाएगी। तो मल्टीलिंगुअलिज्म या
2 या 2 से अधिक भाषाओं को जानना बेहतर है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है बच्चे के लिए, उसके संज्ञानात्मक, उसकी समझ को बढ़ाने में भी बेहतर होता है। ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू डैश फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू द प्राइमरी लेवल, यानी कक्षा 1 से 5 तक के स्तर के लिए किस चीज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। पहला ऑप्शन है मदर टंग में, यानी मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाए, जो बच्चे की मातृभाषा है। अलग अलग बच्चों की अलग अलग मातृभाषा हो सकती है, उसके घर पे जो बोले जाने वाली भाषा है, जो भाषा वो सबसे पहले सीखता है या अर्जित करता है, एक्वायर करता है, उसको हम मदर टंग कह रहे हैं। दूसरा क्या है? फॉरेन लैंग्वेज, कोई विदेशी भाषा हो सकती है, जर्मनी हो सकती है, जर्मन लैंग्वेज हो सकती है हमारे लिए, मंडारिन हो सकती है जो कि चाइनीज है, या अदर लैंग्वेजेस हो सकती हैं। इंग्लिश लैंग्वेज ये भी कोई हमारी मदर टंग तो है नहीं। ओनली साइन लैंग्वेज, तो साइन लैंग्वेज डेफ एंड डम लोगों के लिए जनरली यूज की जाती है, जो लोग बोल नहीं सकते। ठीक है ना। तो केवल सांकेतिक भाषा का तो कोई सेंस बना नहीं, बाकी इन तीनों का भी सेंस नहीं है। सबसे बेहतर क्या है? मदर टंग। अब मदर टंग चाहे बच्चे की कोई फॉरेन लैंग्वेज हो तो वो उसमें सीख ले, इंग्लिश लैंग्वेज हो तो उसमें सीख ले, मदर टंग कोई भी हो सकती है बच्चे की, जो भी मातृभाषा है। कुछ घरों में, क्योंकि भारत में भाषिक विविधता बहुत ज्यादा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाओं को बोलते हुए लोग आपको मिल जाएंगे। वही बात जो कही जाती है कि भाई कोस कोस पे पानी बदले और 3 कोस पे वाणी, तो मतलब बहुत सारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, 22 भाषाएं हमारे संविधान में है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो मदर टंग यहाँ पे सिंपल आंसर होगा इसका। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, कोठारी कमीशन हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो उसमें बात करता है, एनसीएफ हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, सबके सब क्या कहते हैं? मातृभाषा में सिखाओ प्राइमरी लेवल पे कक्षा 1 से 5 तक, उसके बाद आप एडिशनल लैंग्वेजेस को ले सकते हो। तो पहली भाषा क्या होनी चाहिए? मातृभाषा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। अब ये आपको थोड़ा सा डराने वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चंस आसान होते हैं बट इनका कॉम्बिनेशन गड़बड़ कर देते हैं कई लोग फिर आंसर में। द पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन का जो उद्देश्य होना चाहिए अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, वो क्या होना चाहिए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य, यानी बच्चे को असेस करने के, उसको टेस्ट करने के, उसको जांचने का पर्पस क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है टू जनरेट स्ट्रेस एंड इंड्यूस फियर, यानी बच्चों में स्ट्रेस जनरेट करना, उनके अंदर भय की भावना को भर देना, इसलिए आकलन होना चाहिए। जैसे ही पेपर आए बच्चा डर के मारे पसीने पसीना हो जाए, बहुत टेंशन में आ जाए, है ना, स्ट्रेस आ जाए उसके दिमाग पे, जो कि होता आया है अगर हम देखें हमारे सिस्टम में। बट ये आज के समय की जो भी नीतियां हैं, वो उद्देश्य ये नहीं है कि नेगेटिव इमोशन बच्चे में भरा जाए, है ना। जॉयफुल हो बच्चा, सीखने में इंटरेस्टेड हो, वो सब चीजें हो तो समझ में आता है। फियर और स्ट्रेस लाना, एंग्जाइटी लाना, ये किसी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का पर्पस नहीं हो सकता। तो ये बात तो गलत हो गई। टू रिवाइज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है तो वो लाया जा सके। अगर किसी को एक मेथड से समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से समझाया जा सके। बात तो एकदम फैक्ट है, अच्छी बात है एकदम। फिर आता है तीसरा ऑप्शन, टू ऑप्टिमाइज लर्निंग एंड डेवलपमेंट, यानी अधिगम और विकास को बेहतर बनाया जा सके, यानी बच्चा सीखे भी बेहतर और जो उसका विकास हो रहा है समय के साथ, एज के साथ, वो भी बेहतर तरीके से हो। बात तो एकदम सही है ना। फिर आता है टू सपोर्ट स्टूडेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लासरूम, यानी हमें पता हो कि बच्चा कैसे सीखता है तो हम वैसी ही एक्टिविटीज इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, करिकुलर प्लस को करिकुलर, शिक्षक व सह शिक्षक दोनों तरीके से प्लान कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हटा दें तो बाकी सारे सही लग रहे हैं हमें। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ यहां सही है, डी ऑप्शन। जहां पे भी फर्स्ट है वो गलत है, क्योंकि फर्स्ट का कोई सेंस बनता नहीं है। तो फर्स्ट ऐसे जैसे ही आपने हटाया आपको सही उत्तर अपने आप मिल गया, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन था। तो ये एलिमिनेशन मेथड है, जिसको अगर हम अप्लाई करना सीख जाए पेपर में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएंगे अपने आप ही। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज फ्रॉम, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है, शिफ्ट है, चेंज है। कौन सा प्रस्तावित बदलाव है, क्या प्रस्तावना है कि भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, यही तो शिफ्ट कह रहे हैं हम, यही तो प्रस्ताव की बात कह रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि मानकीकरण से लचीलेपन तक, या फिर बी ऑप्शन फॉर्मेटिव टू सबमेटिव, यानी रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन तक। हिंट नहीं दूंगी इसमें, नहीं तो आप समझ जाओगे। फिर है सी ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम्स, यानी कॉन्सेप्ट को समझने की बजाय एग्जाम्स के लिए पढ़ना। या फिर डी ऑप्शन मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, यानी बहुविषयकता, यानी मल्टीपल सब्जेक्ट्स को जोड़ करके समझना, कनेक्ट करना, उसकी बजाय अलग अलग सब्जेक्ट रिजिड कर दो, बिल्कुल सख्त कर दो, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोई रिश्ता नाता ना बचे। इसमें बच्चे के हित में एक बात है, वो है ए ऑप्शन मानकीकरण से लचीलेपन तक। देखिए ये बात मैंने आपको शुरुआत में भी बताई थी, शायद फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही, कि स्टैंडर्डाइज्ड
जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो सुनने में तो अच्छा लगता है, अरे बड़े स्टैंडर्ड की बात है, हम ऐसी बात करते हैं ना भारतीय भाषाओं में या हिंदी में जनरली, अरे बहुत बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड है यार उस चीज का। ये वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है, यहाँ ये पॉजिटिवली यूज नहीं होता एजुकेशन में। उसका रीजन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है, यानी सबके लिए एक जैसा, यानी सबको एक डंडे से हाँकने वाली बात हो गई। तो वो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे क्लासरूम में, विभिन्नताओं वाले बच्चे होंगे, डाइवर्स बच्चे होंगे, और सबके लिए एक मेथड आप यूज करेंगे जो कि स्टैंडर्डाइज्ड है, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि वहां बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे ध्यान नहीं दे पाएंगे हम, कौन सा बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है, किस चीज में, किस बच्चे की किस चीज में रुचि है, यानी उसका इंटरेस्ट, किसका एप्टीट्यूड किस तरफ है, कौन किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है ना। तो हम वहां बहुत सारी चीजें इग्नोर कर जाते हैं जब स्टैंडर्ड मेथड की हम बात करते हैं। तो हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करनी है, यानी डिफरेंट अप्रोचेस फॉर डिफरेंट चिल्ड्रन, यानी फ्लेक्सिबल होना है, हमें लचीलापन लाना है अपने तरीकों में, चाहे वो एग्जाम लेने के हो, चाहे वो पढ़ाने के हो, चाहे वो समझाने के हो, मतलब सेम ही बात हो गई। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की ओर। अगर ये फॉर्मेटिव की जगह या सबमेटिव लिखा होता तो आंसर ये भी सही था। फिर आपको वो 4 ऑप्शन दे देता मिला के कि फर्स्ट सही है कि दोनों सही है, तो आप कहते दोनों सही है भाई। क्यों? क्योंकि सबमेटिव से फॉर्मेटिव तो समझ आता है। सबमेटिव क्या है? जजमेंटल है कि भाई पास हुए कि फेल हुए। फॉर्मेटिव क्या है? एक्टिविटी वाला है। तो एक्टिविटी से पास फेल की तरफ नहीं ले जाना, हमें पास फेल से एक्टिविटी की तरफ ले जाना है। तो अगर एस टू एफ लिखा हो तो सही हो जाएगा, एफ टू एस लिखा है तो गड़बड़ है। ठीक। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग फॉर एग्जाम्स से कॉन्सेप्चुअल की तरफ जाएंगे। यहां इन्होंने उल्टा कर दिया कि कॉन्सेप्ट, यानी बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसकी बजाय पेपर के लिए सीखे रट्टे लगाए। तो ये तो पहले से ही हो रहा था भाई, इसमें शिफ्ट करने की तो जरूरत है ही नहीं। मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी, यानी मल्टीपल डिसिप्लिन से कनेक्ट करो बच्चे को, बहु विषयता से जोड़ो, उसकी बजाय सिर्फ रिजिड कर दो, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट से कोई रिलेशन ना बचे, ये भी नेगेटिव बात है। रिजिडिटी टू फ्लेक्सिबिलिटी या मल्टी डिसिप्लिनरिटी होता तो बात सही थी। तो तीनों ही ऑप्शन ऑपोजिट दे दिए हैं, अगर इनको थोड़ा सा भी घुमा दिया होता तो उत्तर बदल जाता। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। मुझे लग रहा है मैं आज कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हूं, है ना। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। अभी 10 सवाल और हैं, 25 क्वेश्चन करेंगे। एट द प्राइमरी लेवल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस डैश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन, यानी संपूर्ण राष्ट्र में, यानी भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यानी देश भर में किस भाषा का इस्तेमाल इंस्ट्रक्शन के लिए या निर्देश के लिए होना चाहिए, किस मीडियम में पढ़ाया जाना चाहिए थ्रू आउट इंडिया। तो पहला ऑप्शन है जो कहता है हिंदी में पढ़ाओ भाई। तो आप कहेंगे हाँ हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, जबकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक नंबर गड़बड़ आ जाएगा। हिंदी क्या है? राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है ना। तो भारत में राष्ट्रभाषा है नहीं कोई भी। ठीक। बीएड अपियरिंग वाले सीटेट के लिए एलिजिबल है। हाँ बिल्कुल, सीटेट के लिए तो आपने बीएड में, डीएलएड में, अपने टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन भी ले लिया तो वो भी काफी है ना। कोई भी अप्लाई कर सकता है, फिर बस आप एनरोल्ड होने चाहिए कोर्स में। तो क्या पूरे देश को हिंदी माध्यम में पढ़ा दें, इंग्लिश में पढ़ाएं, संस्कृत में पढ़ाएं या मदर टंग में पढ़ाएं? तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? यहां पे भी 9% लोग, मजे की बात यह है कि गड़बड़ कर देते हैं, पता नहीं कितनी जल्दी में है। 6% लोग कह रहे हैं ए ऑप्शन, हिंदी में पढ़ाओ। 2% लोग कह रहे हैं इंग्लिश में पढ़ाओ। 2% लोग कह रहे हैं संस्कृत में पढ़ाओ। आप लोग पढ़ते कहां हो? स्कूल के पीछे है। कमाल कर दिया यार, है। ऐसे ऐसे काम मत करो। अगर हम बात करें चिल्ला चिल्ला के 50 सवाल शुरुआत से अब तक आ चुके हैं, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति है, एग्जैजुरेशन है। 50 सवाल हमने अभी किए भी नहीं है, बट सच ये है कि हम कई बार आज के सेशन में ये बात कर चुके हैं अब तक कि मदर टंग में, मातृभाषा में, होम लैंग्वेज में पढ़ाओ बच्चे को, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, फारसी हो, वॉटएवर। बच्चे के घर में जो भाषा बोली जा रही है उसको सेंटर में रखो। तो प्राइमरी लेवल की स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पे बच्चे छोटे हैं, 6 से 11 वर्ष की उम्र के बच्चे होंगे, कक्षा 1 से 5 में। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत एक भाषा मत उठाओ, मातृभाषा पकड़ो। अगर बच्चा मातृभाषा, अगर आप साउथ इंडिया में हैं तो वहां हो सकता है तमिल या तेलुगु या कोई और भाषा हो जो बच्चे की मातृभाषा हो, तो उसमें इंस्ट्रक्शन दो, टीचर सीख ले वो भाषा। अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, सेंट्रल इंडिया में हो सकता है हिंदी हो मदर टंग। तो अगर हम बात करें मदर टंग यानी मातृभाषा, होम लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, मतलब क्षेत्रीय भाषा जो चल रही हो वहां पे आसपास की, तो इसको आप सेंटर बनाएंगे। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे से ऐसी गड़बड़ ना करें, ये फ्री के नंबर भी अगर आप खो देंगे तो ईश्वर ही बचा पाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा एक बार, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 15। द एम ऑफ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज, यानी मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, या अगर हिंदी में एग्जैक्टली पूछते तो आकलन का उद्देश्य क्या है। असेसमेंट तो हिस्सा होता है इवैल्यूएशन का, लेकिन हिंदी में इन्होंने मूल्यांकन ही लिख दिया है, यानी आकलन का बच्चे को जांचने का उद्देश्य क्या है, क्यों जांच रहे हैं हम बच्चे को, ताकि नंबर का पता लग सके। क्या कोई कह रहा है स्कूल के पीछे नहीं, स्कूल के ऊपर पढ़े हैं, बहुत बढ़िया अंशु, सही है सही है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 15, रोट
मेमोराइजेशन को, रटने की क्षमता का परीक्षण कर तो हम एक्चुअल में यही रहे हैं इतने टाइम से, अगर हम देखें अपने सिस्टम में कि रटने की क्षमता का परीक्षण। पेपर होते ही ज्यादातर ऐसे हैं कि जिसने जितना बढ़िया रटा हुआ है उतने बढ़िया नंबर ले जाओ, है ना। लेकिन ऐसा है नहीं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कह रही है आकलन का सही जो उद्देश्य है, पर्पज है, वो ये नहीं है ना। हम इसको चेंज करने की फिराक में है इतने साल से कि सिस्टम क्या होना चाहिए, रटने से मीनिंगफुल लर्निंग की तरफ, रोट टू मीनिंगफुल लर्निंग जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो। मेजरिंग रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, मतलब कितना रिकॉल आप कर पाए जो आपको पढ़ाया गया था, रिप्रोड्यूस कितना कर पाए, पेपर पे कितना आप उगल पाए, तो ये भी नेगेटिव हो गया। इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, आपको बच्चे को एक्टिव ढूंढना है, जिस ऑप्शन में वही सही है। टू सपोर्ट चिल्ड्रन इन दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हम आकलन इसलिए करते हैं, आप पोल में जवाब इसलिए दे रहे हो, जब मैं आपके मजे ले रही हूं या मजाक कर रही हूं कि स्कूल के पीछे पड़े हो क्या, उसका रीजन एक्चुअल में क्या है कि ये पता चल सके, आपको सपोर्ट किया जा सके। ये मैं देख के ही तो बता पाऊंगी कि आप लोग कितने लोग गलत जवाब दे रहे हो। जिस ऑप्शन में ज्यादा गलत जवाब होंगे या आसान क्वेश्चन को भी आप गलत जवाब के रूप में दोगे तो मुझे चिंता होगी ना। तो ये सपोर्ट करने के लिए है लर्निंग को, या उस चीज को मैं और डिटेल में समझा करके चलूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास फीडबैक आ गया कि आप गड़बड़ कर कहां रहे हैं, है ना। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है उसमें कहां गड़बड़ हो रही है वो पता लग जाए, लूप होल्स पता लग जाएं, गैप्स पता लग जाएं तो उसको भरा जा सके, नए नए तरीके से पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। तो असेसमेंट या आकलन का जो पर्पस होता है वो रट्टे लगवाना नहीं, वो एग्जाम में नंबर लाना नहीं होता। मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अधिगम और शिक्षण की प्रक्रिया को सपोर्ट कर सकें, बेहतर बना सके, कॉन्ड्यूसिव लर्निंग हो सके, सुगम वातावरण बन सके। डी ऑप्शन है टू अराइव एट पैरामीटर्स टू कंपेयर चिल्ड्रन अक्रॉस द कंट्री। करते तो हम सच में यही है समाज में, ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये कहीं ना कहीं सच्चाई ही बता रहे हैं कि ऐसा ही होता आ रहा है सिस्टम में। लेकिन अब हम धीरे धीरे परिवर्तन की ओर अग्रसर हैं, और कुछ टीचर्स पहले भी थे जो बहुत अच्छे तरीके से, या इवन कहूं बहुत सारे टीचर्स होंगे, लेकिन संख्या उनकी कंपैरेटिवली कम रही होगी। तो पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना कि ये शर्मा जी का बेटा है, फर्स्ट आता है हमेशा, है ना, तो यानी लेबल कर दो, बच्चों पे ठप्पा लगा दो फर्स्ट सेकंड थर्ड का, वो भी नहीं होता उद्देश्य। उद्देश्य होता है सपोर्ट करना, उनकी लर्निंग में जो गैप्स आ रहे हैं उनको फिल करना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ये क्या कहता है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। Which of the following has not been promoted by National Education Policy 2020 in context of education of students with disabilities? अब इसको आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ही कहेंगे कि डिसेबल्ड बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में, यानी दिव्यांग छात्रों या छात्राओं के संदर्भ में अगर हम देखें तो कौन सा प्रावधान नहीं शामिल होता या बढ़ावा नहीं दिया जाएगा किस चीज को, एज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मतलब गलत ऑप्शन चूज करना है। 3 इडियट के वाले जो कान हैं वो एकदम ऐसे खड़े हो जाने चाहिए, बहुत ही ध्यान से नॉट वाले क्वेश्चंस को लीस्ट लिखा हो जिन क्वेश्चंस में, एक्सेप्ट लिखा हो जिन क्वेश्चंस में, उनका जवाब हम ध्यान से देते हैं क्योंकि गलती होने की संभावना वहां सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है ना। और जो लोग पीडीएफ की बात कर रहे हैं, पीडीएफ होपफुली जल्दी ही मिलेगा आपको, आज टारगेट तो है आज का ही, बट लेट्स सी। तो अगर हम बात करते हैं और एक बार पीडीएफ मिलेगा फिर कॉन्टिन्यूसली मिलेगा, बी ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग। देखो क्या बात गलत है, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया होता कौन सी बात सही है, अभी यहाँ पे ये 50% से उत्तर जो है कम से कम भी 70-80% 60% हो जाता। नॉट लिखा है इसलिए कई लोग घबरा जाते हैं। पहला ऑप्शन है एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी उपयुक्त इमारती ढांचा। जैसा कि मैंने बताया भाई, अगर एक बच्चा है जो बैसाखियां लेकर के आता है स्कूल में, तो स्कूल में जरूरी है कि जो स्कूल की इमारत हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग हो, वो इस तरह की हो कि वहां सीढ़ियों की जगह रैंप हो, जो कि कुछ स्कूल्स में होते हुए नजर भी आ रहा है हमें, दिल्ली में तो बहुत सारे स्कूल्स में हो भी गया है, ताकि वो बच्चा जो व्हील चेयर से आता है, वो बच्चा जो बैसाखी से आता है, वो भी उस रैंप का इस्तेमाल करके चढ़ सके। सीढ़ियों पे चढ़ना उसके लिए मुश्किल होगा। बात सही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन, ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत बात ढूंढनी है। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, यानी बच्चे को अगर जरूरत पड़े तो उसके लिए स्पेसिफिक टीचर्स का हम प्रावधान कर पाए, ये भी बात पॉजिटिव है, बच्चे के हित में है। सी ऑप्शन है कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन। अब ये आपको पता होना चाहिए, आज की डेट में हम स्पेशल एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। विशेष शिक्षा, यानी जिन भी बच्चों को कोई समस्या हो, किसी को देखने में समस्या है, सुनने में समस्या है, अलग स्कूल में भेज दो कि भाई जो बच्चे ब्लाइंड है या विजुअली इंपेयर्ड है उनको अलग स्कूल, जिनको सुनने में दिक्कत है, ऑडिटरी प्रॉब्लम है, उनको अलग स्कूल, जिनको चलने में दिक्कत है उनके लिए अलग शिक्षा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंक्लूसिव शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, समावेशी शिक्षा की हम बात कर रहे हैं कि हर तरह का बच्चा एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में पढ़ सके। स्पेशल एजुकेशन की बात एकदम कहना गलत होगा, ये कोई भी एक्ट नहीं कहता, कोई भी पॉलिसी नहीं कहती। सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए कि अगर पूछे कि जो बच्चे हैं विद डिसेबिलिटीज, जो पीडब्ल्यूडी या आरपीडब्ल्यूडी वाले बच्चे हैं, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अगर हैं तो उनके लिए कौन से तरीके अच्छे होंगे, तो आपको फटाफट से दिमाग में आ जाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हो, फ्लेक्सिबल इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो जो अप्रोप्रिएट हो बच्चों की नीड के अनुसार। 1-on-1 टीचर्स एंड ट्यूटर्स, मतलब बच्चे को सपोर्ट देने वाले
टीचर्स हों, वहां स्पेशल गाइडेंस एंड काउंसलर वाले भी टीचर्स हों, सूटेबल टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ऑडियो वाली जो मशीन्स आती हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन बच्चों को सुनने में कठिनाई है, कोई और लेंसेज का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये सब हम कर लें। तो ये तो पॉजिटिव बातें हैं तीनों। एक ही नेगेटिव है कि विशेष शिक्षा को अनिवार्य कर देना, जो कि एकदम खराब बात है, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, एक्सक्लूसिव की नहीं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। आपका ना इंक्लूसिव एजुकेशन भी रिवाइज हो रहा है इस चैप्टर के थ्रू, तो ये कम से कम भी 5-7 नंबर आपके, 5 नंबर तो इंक्लूसिव एजुकेशन के सीधे सीधे होते हैं, 5 से 7 नंबर आपके सेव कर लेगा अगर आपने ये सेशन बहुत अच्छे से समझा। मैं आज मूड में भी हूं बहुत अच्छे से समझाने के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 असेसमेंट ऑफ लर्नर्स शुड इंक्लूड द प्रोग्रेस एज वेल एज यूनिकनेस ऑफ लर्नर्स इन, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए। यानी हम बच्चे की प्रोग्रेस भी देखें कि वो कितना बेहतर सीख पा रहा है, कितना बेहतर आगे बढ़ पा रहा है, किस किस क्षेत्र में। भाई वो पढ़ाई में अच्छा है, पढ़ाई में अच्छा है तो किस सब्जेक्ट में अच्छा है, अगर वो खेलने में अच्छा है तो किस खेल में अच्छा है, क्या उसके अंदर यूनिकनेस है ना। हो सकता है वो डांस में अच्छा हो, वो डिबेट में अच्छा हो। तो हम बच्चे की प्रोग्रेस भी देखें ओवरऑल, और उसके अंदर जो यूनिकनेस है, कुछ जो अद्वितीय है, हर एक बच्चा कुछ अंदर अपने एक यूनिकनेस लेकर के पैदा होता है, हम उस चीज को उभारने की बात कर रहे हैं। दोनों पे ध्यान दे सकें, कैसे, किस किस पक्ष में होगी ये यूनिकनेस और प्रोग्रेस, किस तरह से हम उसका आकलन करें। कॉग्निटिव पक्ष यानी दिमाग से संबंधित, बात तो सही है। सोशल पक्ष चलो होगा। स्पिरिचुअल डोमेन तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो इसको तो हटा देते हैं। कॉग्निटिव फिजिकल डोमेन, ये तो सिर्फ 2 ही डोमेन हो गए, हमने तो 3 पढ़े हैं। CAP कैप याद कीजिए, BS ब्लूम है ना, ब्लूम की टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी मैंने कराई हुई है, यूट्यूब पे भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, बैचेस में भी कराऊंगी। ठीक। कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर, CAP कैप, यही है। तीनों पक्ष हैं, 3 ही पक्ष हैं जिसमें बच्चे के या एक व्यक्ति के सभी पहलू आ जाएंगे। संज्ञानात्मक यानी उसका दिमाग, भावात्मक यानी अफेक्टिव यानी उसके इमोशंस जुड़े हुए हों, और मनोगत्यात्मक यानी उसकी फिजिकल एक्टिविटीज को भी आप इंक्लूड करें। इसको ही होलिस्टिक असेसमेंट कहते हैं। हम सर्वांगीण रूप में हम बच्चे को देख पाए, या 360 डिग्री आकलन भी कहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसको, कि 360 डिग्री यानी चारों ओर से आप देख पाए बच्चे को। उसका करिकुलर प्लस को करिकुलर सब कुछ आ जाएगा इसमें। फिजिकल फिजियोलॉजिकल एक ही बात नहीं हो गई, ये फिजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, फिर 3 तरीके से एक ही बात को घुमा घुमा के लड्डू बना दिया है। तो C ऑप्शन है, बाकी सब तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। C है जो सही है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉग्निटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में हम बच्चे का आकलन कर पाए और उसकी यूनिकनेस भी पहचान पाएंगे। अगर हम देखें तो ये 3 मुख्य डोमेन होते हैं, ये आपको लगभग हर जगह काम में आ जाएंगे। अगर हम देखें किसकी टेक्सोनॉमी है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी है। BS ब्लूम ने, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम ने एक टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन दिया कि भाई ऐसे ऐसे हम लर्निंग को या सीखने को क्या है विभाजित कर सकते हैं अलग अलग पक्ष में। फिर हम मापने को या आकलन को भी ऐसे ही विभाजित कर लेंगे। कौन सा है ये, कैप, सर पे टोपी लगाने वाली होती है ना, उससे याद रखेंगे सिंपल। कॉग्निटिव, C फॉर कॉग्निटिव, A फॉर अफेक्टिव और P फॉर साइको मोटर। इनका एक एक नाम भी एक्स्ट्रा जो हमें पता होना चाहिए। कॉग्निटिव बोले तो संज्ञानात्मक, हमारे दिमाग से संबंधित जो भी एक्टिविटीज हैं, बच्चे का सोचना, समझना, तर्क करना, समस्या समाधान करना, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, इमेजिनेशन, ये सब क्या है, संज्ञान से जुड़े हुए हैं, दिमाग से जुड़े हुए हैं, इवन क्रिएटिविटी भी। ठीक है ना। तो अगर हम देखें यहां पे तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, इसमें भी 6 लेवल होते हैं जो शुरू होते हैं कहां से, आपके नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, ये मैंने कराया हुआ है अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे, बट इतना डीप में आपको सीटेट में तो जनरली नहीं पूछ रहा है। अगर हम देखें तो बस आपको इतना पता होना चाहिए, कॉग्निटिव का मतलब है मेंटल स्किल्स। अगर आपके दिमाग को जांचना है तो कॉग्निटिव पक्षों को जांचा जाएगा, जिसमें आपकी थिंकिंग, रीजनिंग, जो पेपर पेंसिल टेस्ट हैं, ये सब किसमें आते हैं, संज्ञानात्मक पक्षों में आते हैं। अफेक्टिव आपके दिल से जुड़ा है, ये दिमाग से जुड़ा हुआ है, ये दिल से, और ये हाथ से मतलब एक्टिविटी से। तो अफेक्टिव का मतलब क्या है, इमोशंस। अफेक्टिव से आप याद रख सकते हो जो आपको अफेक्ट करे यानी प्रभावित करे, और प्रभावित कौन करेगा, दिल की बातें। ठीक। अफेक्टिव बोले तो इमोशंस से जुड़ा हुआ है। अगर व्यवहार का सोचना पक्ष पूछ ले, ये आ चुका है क्वेश्चन, आ सकता है। थिंकिंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर पूछे तो आप कहेंगे ये जुड़ा हुआ होगा कॉग्निटिव से, क्योंकि दिमाग से संबंधित बात है। अफेक्टिव यानी इमोशंस, फीलिंग एस्पेक्ट, किसी चीज को महसूस करने का पक्ष किससे जुड़ा हुआ होगा, अफेक्टिव यानी हार्ट वाले पक्ष से। साइकोमोटर यानी गत्यात्मक बोलते हैं इसको, और इसको संवेगात्मक बोलते हैं। गत्यात्मक साइकोमोटर है। साइकोमोटर का मतलब सिंपल है एक्टिविटी, यानी व्यवहार का डूइंग पक्ष, डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर बच्चे का किसमें आएगा, साइकोमोटर डोमेन में, जिसमें हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करा के
दिखा पाए। अगर इन तीनों चीजों से आपने जोड़ दिया एज अ टीचर बच्चे को, तो वो भूल नहीं पाएगा, जीवन भर कॉन्सेप्ट को समझ जाएगा। क्यों? एक तो दिमाग से जोड़ दिया, उसका दिमाग इन्वॉल्व है, दिल इन्वॉल्व है, यानी एग्जाम्पल्स आप ऐसे ले रहे हैं जो इमोशंस यानी उसके जीवन से कनेक्ट करते हैं। साइकोमोटर क्या है? कोई फिजिकल एक्टिविटी आपने इस तरह की करा दी तो सीएपी कैप बन गया कंप्लीट। और हम इन्हीं तीनों पक्षों में बच्चे का आकलन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट है, अभी आगे भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से ही जुड़े हुए, जो इसी को घुमा घुमा के पूछते रहेंगे। जब बात होलिस्टिक असेसमेंट की है, यानी सर्वांगीण रूप में आप आकलन कर पाए बच्चे का हर पक्ष में, तब भी यही 3 पक्ष हैं। आज की डेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि जो प्रोग्रेस कार्ड बना रहे हो, जो रिपोर्ट कार्ड बना रहे हो, वो 360 डिग्री असेसमेंट होना चाहिए, उसमें भी ये तीनों पक्ष होंगे। क्योंकि 360 डिग्री यही तो है, आपका दिमाग कवर हो गया, दिल से जुड़ गई बात और फिजिकल एक्टिविटी, इसके अलावा और है क्या इंसान में? ठीक है ना बात? तो ये तीनों ही पक्षों को हमें जोड़ करके समझना है। समझते हैं कहानी क्या है। अच्छा, एक और छोटी सी चीज यहाँ पे, इसको कॉग्निटिव को तो मेंटल एस्पेक्ट कह गया, मेंटल स्किल्स कह दिया, अफेक्टिव को हमने इमोशनल एस्पेक्ट कह दिया। साइकोमोटर का एक और नाम है जिसको कोनेटिव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कोनेटिव कह देते हैं इंग्लिश में, वैसे मनोगत्यात्मक कहते हैं हिंदी में, बट हिंदी का भरोसा होता नहीं है, पेपर में 30 तरीके के नाम आपको अलग देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा एक बार। अब ये जो अभी मैंने इतनी कहानी आपको सुनाई है, उसके लिए 2 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, और उसके बाद भी अगर आपने गलत किए तो कुछ भी नहीं होगा, फिर दोबारा समझा देंगे, क्या ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब ये आरटीई का क्वेश्चन आ गया इसमें बीच में। मैंने आपको बताया था आरटीई के क्वेश्चन, आरपीडब्ल्यूडी का 1-2 क्वेश्चन और एनईपी के ज्यादातर क्वेश्चन आज के सेशन में हम करने वाले थे। हैं, लगभग 15,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, और लाइक शेयर करने वालों की संख्या देखो, खैर आजकल कहना याद नहीं रहता। एक दिन के लिए DPSU PRT का बैच चल रहा है, तो एक दिन के लिए वापस कर दो ओपन। आंचल, उसको कुछ रीजन से टीम ने डिसाइड किया है, अभी के लिए पोस्टपोन किया हुआ है। डे 1 पे ही वो वैकेंसी जिस दिन आएगी उसी दिन आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। जो बाकी लोग हैं उनको भी मिल जाएगा, और इतने उनको बाकी बैचेस में भी एक्सेस दे दिया, तो अभी आप वेट कर लो, है ना। काला शर्ट आपका पसंदीदा है, धन्यवाद। ठीक है तरुण, आ जाओ पढ़ लो आज, नहीं तो जवाब आप गलत दोगे ना, जब 25 में से आपके आए होंगे 15 नंबर, तो आंसू आएंगे फिर। राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी आरटीई एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो कहता है बच्चों को फ्री यानी कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और यदि डिसेबल्ड बच्चा है तो 6 से 18 वर्ष, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और आगे तक ले जाने की बात कर रही है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्राइवेट स्कूल्स फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से वंचित वर्ग जो है, उनकी 25% सीट्स रिजर्व्ड होनी चाहिए एक प्राइवेट स्कूल में भी, ऐसा आरटीई एक्ट कहता है। बात तो सही है। इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली कुछ तो होगा, इंक्लूड दीज स्टूडेंट्स, अ टीचर शुड यूज पेडागोजी बेस्ड ऑन, यानी ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, स्कूल में बाकी बच्चे लेकर के आते हैं मस्त सा एक टिफिन बॉक्स, और इस बच्चे के पास अखबार में पेपर ही लपेट के लाता है, क्योंकि एडमिशन इसलिए मिल गया क्योंकि 25% सीट थी किसके लिए? रिजर्व्ड उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते थे। तो इसको अलग थलग महसूस ना हो बच्चे को, इसके लिए आप कौन सा तरीका पढ़ाने का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा शिक्षा शास्त्र आप इस्तेमाल करेंगे, आपका मेथोडोलॉजी क्या होगी उन बच्चों के साथ डील करने की जो कंपैरेटिवली इकोनॉमिकली वीक है। डिस्क्रिमिनेट करेंगे, भेदभाव करेंगे इसमें कि तुम उधर बैठो, है ना, रामू तुम उधर बैठो, बाकी बच्चे इधर बैठेंगे, ये नहीं करना है ना। सेग्री, देख लो रामू नाम भी हमने इतना इकोनॉमिकली बैकवर्ड बना दिया है कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं, इतनी मूवीज से हमने देख देख करके रामू, छोटू, इस तरह के नाम क्या कर दिए हमने, सेग्रीगेट से कर दिए हैं। सेग्रीगेशन नहीं करना, अलगाव नहीं करना कि उस बच्चे को अलग थलग रखेंगे या भेदभाव करेंगे, उससे झाड़ू पोछा लगवा लेंगे, ये सब नहीं करना। इक्विटी बेस्ड यानी समता पर आधारित होगा आपका व्यवहार, आपकी पेडागोजी, यानी बच्चे की नीड के अनुसार। बात तो सही है। इक्वालिटी, बराबरी यहां पे नहीं चल पाएगी, क्योंकि बहुत सारी चीजों में ऐसा हो सकता है उस बच्चे के पास बराबर की बात तो तब करोगे ना जहां एक बच्चे के पास लंच बॉक्स नहीं है लाने को, और दूसरे बच्चे के पास हो सकता है एक्स्ट्रा चीजें भी वो ले आता हो स्कूल में, जो उसको टीचर को रखनी पड़ती हो। तो इक्वालिटी का तो मतलब यहाँ पे सही तरीका नहीं होगा। इक्वालिटी से बेटर कॉन्सेप्ट क्या है? इक्विटी का, कि जिस बच्चे को जैसी नीड हो उस हिसाब से उसके आसपास का जो लोकल एनवायरनमेंट है, उसकी रियल लाइफ से जुड़ी हुई बातें आप कर पाए, या उसको उस तरह से माहौल दे पाए। तो हम इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी क्या है? नीड बेस्ड, जहां जरूरत हो उस बच्चे को आप एक्स्ट्रा
टाइम भी दे सकते हैं, एफर्ट भी लगा सकते हैं। यही इक्विटी बेस्ड ही है जो रिजर्वेशन का सिस्टम है और जो भी सारी चीजें देश में हो रही हैं। हम देखते हैं बिहार में लड़कियों के लिए स्पेशल आरक्षण हो गया सीट्स का, या मान लीजिए उस चीज में एज रिलैक्सेशन अगर हम बात कर रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय में होता है 10 साल का, या अभी कौन सी वैकेंसी आई थी उसमें एकलव्य मॉडल स्कूल में। तो ये सब किस बेसिस पे? इक्विटी के बेसिस पे है कि भाई किसी एक वर्ग को पहले ही दबा करके या पीछे रखा गया, तो उसको हम एक्स्ट्रा बेनिफिट यदि देंगे तो वो चीज ऊपर आ पाएगी। ठीक है, कोशिश करेंगे अमिया टाइम निकाल करके। तो सी ऑप्शन, और इक्विटी के ही प्रिंसिपल पे आधारित है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आता है और कई बार आ चुका है कि इक्विटी पे आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन या इक्वालिटी पे। तो आप कहेंगे इक्विटी पे, है ना, कि समता पे आधारित है, नीड बेस्ड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? इसमें अब आपको जवाब देना है। एक बच्ची है हेटल, या हेतल कह देंगे हम। तो हेतल घर पे गुजराती बोलती है ना। आती है आपको गुजराती? नहीं आती होगी, कुछ लोगों को आती होगी जो गुजरात से होंगे, है ना। तो हेटल स्पीक्स गुजराती एट होम एंड इज फ्लुएंट इन रीडिंग एंड राइटिंग दी लैंग्वेज। यानी गुजराती पढ़नी भी आती है, बोलनी भी आती है, और घर पे हेतल जो है वो गुजराती बोलती है। बात सही है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हर स्कूल इज हिंदी। जबकि जब वो स्कूल जाती है तो वहां हिंदी मीडियम में पढ़ाया जा रहा है उसको। हो सकता है हेतल एक गुजराती बच्ची हो जो दिल्ली में रहती हो, या कहीं और रहती हो जहां हिंदी भाषी क्षेत्र है यदि, तो आ लैंग्वेज शी डज नॉट नो। अब हिंदी उसको आती नहीं है। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, व्हाट मेजर्स मस्ट बी टेकन बाय द स्कूल इन दिस सिचुएशन। यानी आपको यह देखना है कि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को फॉलो करें तो उसके अनुसार किस भाषा में बच्ची को या इस सिचुएशन को डील किया जाना चाहिए, किस तरीके से। क्योंकि स्कूल में हिंदी में पढ़ाया जाता है और बच्ची को गुजराती आती है। क्या करें भाई? पहला ऑप्शन है हेतल शुड बी आस्क्ड टू स्पीक ओनली हिंदी एट स्कूल। तो आप बच्चे को पनिशमेंट थोड़ी देंगे, हम तो कह रहे हैं उसकी मदर टंग पे फोकस करो। आप कह रहे हैं नहीं हिंदी ही बोलनी पड़ेगी, तो ये तो पनिशमेंट हो गई। बी ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रन शुड बी। अब ऐसे केस में क्या होगा यदि बच्चे को हिंदी आती नहीं है या इंग्लिश नहीं आती और उसको हिंदी आती है, आपने कहा स्कूल में सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, बच्चा आधे टाइम तो चुप रहेगा, खुद को एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, अभिव्यक्ति की आपने आजादी छीन ली उससे। फिर आता है बी ऑप्शन, ऑल चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स नेटिव लैंग्वेज टू क्रिएट अ कल्चर ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। यानी बहुभाषावाद की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा को सम्मान करना चाहिए। और एक दूसरे से बहुत सारे शब्द बच्चे सीखते भी हैं एक दूसरे की भाषाओं के। बात सही, भाषा के सही है कि नहीं? है बात सही तो लग रही है। फिर भी बाकी के ऑप्शन चेक करेंगे। टीचर शुड आस्क हेतल टू फॉरगेट व्हाटएवर शी लर्न्स एट होम। मतलब टीचर ने कहा अपना सिस्टम फॉर्मेट कर लो, है ना अपना। अब ये कोई फोन थोड़ी है हेतल का दिमाग, या कंप्यूटर थोड़ी है कि फॉर्मेट कर देगी कि जो घर पे सीखा है उसको भूल जाओ। कोई सेंस नहीं है इस बात का। बल्कि जो भी बच्चा घर से लेके आता है, जो भी पूर्व ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उसको हम सम्मान करते हैं, उसके आधार पर बिल्डिंग बनाते हैं। डी ऑप्शन है हेतल शुड बी शिफ्टेड टू द सेक्शन वेयर इंग्लिश इज द मीडियम फॉर इंस्ट्रक्शन। अब ये तो किसी ने कहा नहीं है कि इंग्लिश आती होगी हेतल को, बिना मतलब हेतल को इंग्लिश और 70 तरह की लैंग्वेजेस में हम भटका रहे हैं। तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि बच्चे एक दूसरे की भाषाएं सीखें और बच्चों की नेटिव लैंग्वेज का सम्मान होना चाहिए, है ना। हालांकि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताया नहीं है ऑप्शन में जो होना चाहिए कि बच्चे की मातृभाषा में सिखाओ, बट बात वही है कि नेटिव लैंग्वेज को महत्व दिया जाए, तो धीरे धीरे सब एक दूसरे की भाषाएं सीख जाएंगे और आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। इसके बाद कोई और समस्या हो तो बताओ। क्लियर है बात? विवेक क्या कह रहे हो भाई कि नई शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा की शिक्षा देना है, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का। देखो थ्री लैंग्वेजेस का प्रावधान है, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है। पहली भाषा मदर टंग, जो भी बच्चे की मातृभाषा है। दूसरी भाषा या तो इंग्लिश होगी, यदि हिंदी मदर टंग है मान लेते हैं, या तो इंग्लिश होगी या आपकी हिंदी हो जाएगी अगर सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं थी तो पहली भाषा मातृभाषा यानी मदर टंग, दूसरी भाषा हिंदी या इंग्लिश में से कोई होगी, और तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा। तो ये 3 लैंग्वेजेस हम बात करते हैं प्राइमरी की बात। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इंस्टेड ऑफ लिमिटिंग क्लासरूम लर्निंग टू टेक्स्ट बुक्स, यानी सिर्फ किताबों तक सीमित करने की बजाय कक्षा में जो सीखा जा रहा है उसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट लर्निंग एंड एजुकेशन शुड बी, यानी सीखना और शिक्षा कैसे जुड़े होने चाहिए, अधिगम और शिक्षा का क्या संबंध होना चाहिए किताबों के अलावा। पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन। ये तो रटंत विद्या चलंत नहीं, मीनिंगफुल लर्निंग नॉट रोट मेमोराइजेशन, एकदम नेगेटिव वर्ड है, साइड कर दिया। बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स कंटेंट एवरी 3 मंथ्स, यानी प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना चाहिए, यानी सिलेबस की बोझ से दबा दो बच्चों को। इससे टेक्स्ट बुक की हम बात कर रहे थे कि टेक्स्ट बुक के अलावा कैसे सीखें, ये कह रहे हैं टेक्स्ट बुक ही बढ़ाते जाओ। सी ऑप्शन है फोकस्ड टुवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव कहां है? सी ऑप्शन में। अभी तक तो हमें यही नजर आ रहा है, और क्रिटिकल थिंकिंग को तो वैसे बढ़ावा दे रही है जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इंक्वायरी यानी बच्चा
क्वेश्चंस पूछेगा, खोजबीन करेगा, इंटरनेट से देखेगा, कोई एक्टिविटी करेगा। यानी बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव हमें बाकी के दो ऑप्शंस में यही नजर आया है। जहां बच्चा एक्टिव वो हमारे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन। फोकस्ड टुवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स, अब ये तो रटने की बात कर रहे हैं, सिर्फ पेपर के लिए पढ़ना, जबकि लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो 91% लोग दे भी पा रहे हैं। बहुत खुशी है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अभी जो हमने कहानी बहुत देर तक गाई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। इसमें गलती अगर आपने की तो मैं अपना सर पकड़ के 2 सेकंड तक शोक मनाऊंगी इस बात का कि आपको कुछ समझ नहीं आया। देखिएगा, बताइएगा। सेंटर चेंज का ऑप्शन आएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, ये लोग अपने आप दे देंगे। नेहा, जो भी आपके आसपास या सिटी जो भी भरी होगी वहीं कहीं सीटेड में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट शुड द होलिस्टिक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड या प्रोग्रेस कार्ड प्रपोज्ड इन दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिफ्लेक्ट। यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। यानी ये जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने दी हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है एक बहुआयामी उन्नति पत्र बनाओ, यानी मल्टी डायमेंशनल 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए बच्चे का? मल्टी डायमेंशनल 360 डिग्री। तो इस शब्द को सुन के डरना नहीं है। 360 डिग्री का मतलब है चहुमुखी, चारों ओर से, मल्टीपल डायमेंशंस में। वो मल्टीपल डायमेंशंस कौन सी है? वही है आपका सर पे लगाने वाली कैप, टोपी, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। सिंपल बात है, इसी में बच्चे के सभी पक्ष आ जाएंगे। तो कहीं दिख रहा है ऐसा कुछ? कंपैरिजन करो बच्चों की परफॉर्मेंस का एक दूसरे से, नहीं। प्रोग्रेस ऑफ द लर्नर्स इन दी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, बिल्कुल सही बात है कि विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति को मापना। इसमें एक छोटा सा कैच और है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड लेबलिंग, बच्चे को लेबल करना, उस पर ठप्पा लगाना, है ना। प्रॉब्लम एरियाज इन दी स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन दैट द पेरेंट्स नीड टू वर्क अपॉन, पेरेंट्स क्या काम करें ये बताना, जी नहीं, हमें बच्चों को सभी पक्षों में जांचना है। इसके साथ साथ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में एक और चीज आती है, मतलब 3 और बातें आती हैं। ये तो हो गया आपका कॉग्निटिव, के बच्चों को हम जो शिक्षक पर्व में कहते हैं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड या 360 डिग्री असेसमेंट या आकलन बच्चे का करके दे दो हमें, जिसमें संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, जिसपे हमने अभी चर्चा की थी, ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में आ जाएंगे। इसके अलावा 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में 3 और चीजें आती हैं। उसमें क्या आता है? एक तो बच्चे का खुद का सेल्फ असेसमेंट, बच्चा खुद का आकलन कर सके, सेल्फ असेसमेंट। टीचर के द्वारा असेसमेंट, यानी टीचर उसका मूल्यांकन करे, और बच्चे के पीयर्स यानी उसके दोस्त उसका मूल्यांकन करें। तो ये 3 चीजें और आती हैं जो जरूरी हैं। स्वयं आकलन, अध्यापक द्वारा आकलन व सहपाठियों द्वारा आकलन। यानी मान लीजिए बच्चे से आपने कहा बेटा एक काम कर लो, ये एक एस्से है तुमको लिखना है। अब जब लिख लिया बच्चे ने एस्से, तो उसको कहा खुद से देखो खुद को 10 में से कितने नंबर दोगे इस चीज को देखते हुए। तो उसने कहा यार मैं अपनी समझ से, अब वो दिमाग लगाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, असेस करेगा खुद को, 70 कॉग्निटिव स्किल्स लगा के तब सोच के समझ के लेके आएगा कि मैं खुद को 10 में से 6 नंबर देता हूं या 8 नंबर देता हूं, वॉटेवर। तो ये हुआ सेल्फ असेसमेंट, एक लेवल का असेसमेंट ये हो गया। दूसरा क्या है? टीचर को दिखाया उसने, या टीचर से भी पहले फिर से टीचर के पास गया, टीचर ने कहा अपने दोस्तों को और दिखाओ, ये जो ग्रुप बनाया था तुम्हारा, इस ग्रुप से चेक करवा लो अपनी कॉपी एक बार। तो पीयर असेसमेंट क्या है? उसके सहपाठी ने चेक किया, उसके दोस्त ने या ग्रुप ने पूरे अलग अलग एक दूसरे की नोटबुक्स को चेक कर लिया, अलग अलग ऐसे। मान लीजिए रीमा है, रीमा ने सीमा की कॉपी चेक की, सीमा ने रीमा की कॉपी चेक की, अखिल ने पूजा की कॉपी चेक की, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ग्रुप में एक दूसरे की जो आकलन है वो किया, इसको कहते हैं पीयर असेसमेंट। तीसरा लेवल क्या हुआ? तीसरा लेवल हुआ टीचर के द्वारा आकलन कराने गए, अब टीचर ने फाइनल नंबर दिए हैं। तो ये भी 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का पार्ट है कि सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट और टीचर असेसमेंट, तीनों को हम इंक्लूड कर सकें। पीयर असेसमेंट के नाम पे कई बार ग्रुप असेसमेंट कह दिया जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर 4 बच्चे ग्रुप में हैं तो पीयर असेसमेंट में ग्रुप असेसमेंट जनरली इंक्लूड हो जाता है। चलिए खैर ये बातें भी चलती रहेंगी साथ में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 22। इसके बाद 3 सवाल और रह जाएंगे। जो लोग इतनी देर तक डटे रहे, इतनी कहानियां सुनी, उनको पेपर में हेल्प अपने आप देखने को मिलेगी, क्योंकि इतना पेडागोजी की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये वो सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप चीजें याद कर लेंगे, है ना। याद करने से कहीं ज्यादा रोल जो है समझने का है। यहाँ इन द कॉन्टेक्स्ट याद अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मैं इतनी बार रिवाइज करा दूंगी पेपर तक चीजें कि दिमाग में वो बैठ जाएंगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट यानी आकलन के संदर्भ में, व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किस तरह का रिपोर्ट कार्ड या जो आपका प्रगति पत्र है जो बाद में मिलता है ना रिजल्ट, वो होना चाहिए। पहला ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड्स स्पेसिफाइंग रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन कंपैरिजन टू अदर्स। दूसरों के कंपैरिजन में नहीं, हमें बच्चे को असेस करना है, कंपेयर नहीं करना है।
ठीक, रिपोर्ट कार्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन पेपर एंड पेंसिल टेस्ट थ्रू आउट द ईयर, यानी कितना बढ़िया पेपर पेंसिल टेस्ट दे पा रहे हैं वो, यानी सिर्फ बच्चे के कॉग्निटिव एस्पेक्ट को जांचना हो गया इसमें, तो कि हम बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर को देख रहे हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट जो भी उसको याद है, कितना थिंकिंग रीजनिंग, वो सब चीजें आ गई, जबकि हमें बच्चे को हर एक पक्ष में देखना है, एक्टिविटी भी तो करानी है, सिर्फ रटवाना थोड़ी है। सी ऑप्शन है 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड, इसी की बात हम कर रहे थे कि 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र के रूप में एक रिपोर्ट कार्ड बच्चे को मिलना चाहिए, जिसमें उसके टीचर्स का फीडबैक, जिसमें उसके सहपाठियों का यानी पीयर ग्रुप का, क्लासमेट्स का फीडबैक, जिसमें उसका सेल्फ असेसमेंट, जिसमें उसका कॉग्निटिव यानी पढ़ने में सब्जेक्ट्स में कैसा है वो, इसके अलावा उसका व्यवहार कैसा है, ऐसा होता भी है ना रिपोर्ट कार्ड में, आप देखते हो। इसके अलावा उसने क्या एक्टिविटीज की हैं थ्रू आउट, है ना, वो अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में कितना बढ़िया है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, या किसी भी और एक्टिविटी में। तो ये 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल यानी मल्टीपल डायमेंशंस में, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, इन सभी समेटिव, यूनिडायमेंशनल, एक सिंगल डायमेंशन नहीं, यूनिक की जगह हमेशा मल्टी के साथ जाओ, यूनिफॉर्मिटी की जगह मल्टी डायमेंशनल की बात करो, क्योंकि यूनि का मतलब हो गया सिंगल, तो यूनिफॉर्म तक तो सही है कि सबके लिए एक यूनिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन मेथड्स मल्टीपल होने चाहिए, तरीके मल्टीपल होने चाहिए सिखाने के। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एक आसान सा, सुंदर सा, सस्ता सा, टिकाऊ सा सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस वुड असेस क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि निम्न में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन का मूल्यांकन करते हैं। वही आलोचनात्मक चिंतन जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे, कि जिसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है, कि समालोचनात्मक चिंतन, किसी भी चीज को हर एक पक्ष में देखना, जो 21वीं सेंचुरी स्किल्स, 21वीं शताब्दी के कौशलों में से एक महत्वपूर्ण कौशल है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब इसमें आपकी कितनी क्रिटिकल थिंकिंग लगी है ये तो आपको याद ही होगा, मेमोरी बेस्ड है ये तो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, ये तो मोदी जी को भी याद है, आपको भी याद है, सबको याद है, तो इसका तो याद रखने वाली बात है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहां लग रही है, इसमें सोचने पे जोर थोड़ी डाला जा रहा है दिमाग पे, है ना, बस रिकॉल पे जोर है यहाँ। राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, तो मीथेन का सूत्र बता दो भाई, ये भी जिसको याद होगा वो रिकॉल करके बता देगा। फिर आते हैं सी ऑप्शन पे, व्हाट कुड बी द वेरियस रीजंस फॉर शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी भोजन की कमी के विभिन्न कारण क्या हो सकते हैं। जब हम बात कर रहे थे, अरे वो थोड़ी हंसी मजाक थोड़ा चलता रहना चाहिए, जब हम बात कर रहे थे किसकी, हम ईवीएस में पढ़ते हैं, वो काला हांडी वाला चैप्टर आता है कि भाई उड़ीसा में इतना चावल हम उगाते हैं, फिर भी वहां पे हालत क्या है, बहुत ज्यादा वहां माल न्यूट्रिशन या फिर खाने की भूखमरी है, तो उसका रीजन क्या है, या इस तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे तो दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा बच्चे को कि क्या रीजन हो सकते हैं फूड की कमी के, तो इस पे सोचना पड़ेगा, दिमाग में अलग अलग चीजों पे विचार करना पड़ेगा, अलग अलग फैक्टर्स पे विचार करके तब एक कंक्लूजन पे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं बस मुंह खोला और कह दिया अरे बस ये रीजन है, वहां पे मल्टीपल एस्पेक्ट्स में सोचना पड़ेगा। व्हाट इज द डिस्पोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर कॉल्ड, यानी हिमनद के निक्षेपण को क्या कहा जाता है। अब व्हाट इज वाला पूछ लिया क्वेश्चन, इसका मतलब आपको रिकॉल बेस्ड कहीं पढ़ा होगा वो आप बता दोगे, जबकि सोचना आपको सी ऑप्शन में पड़ेगा कि भोजन की कमी के विभिन्न कारण के लिए आपको दिमाग में सोचने पड़ेंगे बहुत सारे एस्पेक्ट्स, बहुत सारे पक्षों पे। तो 89% इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक बार देखिए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी है। देख रहे हो विनोद, देख रहे हैं, विनोद भी देख रहे हैं और विनोदनी भी देख रही होंगी। लवली पाल करें 8 आउट ऑफ 10। अभी कहां से 10 पे आ गए सरकार, अभी तो 25 सवाल थे, कहीं बीच में ज्वाइन किए थे क्या, सो जाते हो। हाँ बताओ, अंग्रेजी का पैसेज कराओगे ना, करा देंगे यार, पैसेज में आपका काम ज्यादा होता है। पैसेज की एक अप्रोच होती है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिए या फिर प्रैक्टिस कर ली, प्रीवियस ईयर पैसेज कर लो सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस इंक्लूजन ऑफ डैश एंड डैश, यानी किस चीज का समावेशन फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे के आकलन के लिए किस चीज को समावेशित करें। पहला ऑप्शन है ग्रुप वर्क को और सेल्फ असेसमेंट को, यानी समूह कार्य व स्वयं आकलन को, प्रोजेक्ट्स और स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड टेस्ट को, तो ये तो हम अच्छा मान नहीं रहे हैं, प्रोजेक्ट्स फिर भी चलो बच्चा एक्टिव होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट की जगह फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे थे, पोर्टफोलियो एक बार को मान लेंगे। नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट उदाहरण ही है या पार्ट ही है किसका, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का, तो यहाँ पे हम इसकी जगह क्या करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे। मानकीकृत परीक्षणों का प्रकार में आते हैं कौन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, एनआरटी और सीआरटी। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं, आपका केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम जहां मेरिट लगेगी। सीआरटी क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जो आपका सीटेट है, जहां सिर्फ 90 नंबर ले आए आप 60% या 84 नंबर ले आए, 55% ले आए 82 और आप पास हो गए, तो यहाँ एक क्राइटेरिया है। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों स्टैंडर्ड टेस्ट का उदाहरण है जो बड़ी पॉपुलेशन के लिए कराए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे बेहतर होगा कि हम ग्रुप वर्क
और सेल्फ असेसमेंट, बच्चे ग्रुप में भी काम कर सके, उस चीज का आकलन ग्रुप में कैसे काम करता है और खुद को कैसे आकलन करता है, इस चीज पे हम इंक्लूड करें इस चीज को असेसमेंट की प्रक्रिया में। इसी की बात हमने अभी की थी जब हम टीचर सेल्फ और पीयर असेसमेंट की बात कर रहे थे। आज के लिए आखिरी सवाल है ये, देखिएगा फटाफट से। Which of the following statement regarding proposals made by National Education Policy 2020 is not correct? यानी सही नहीं है पूछा है। भावनाओं में बह के जो सही है उसका जवाब मत दे दीजिएगा, नहीं तो 1 नंबर लास्ट में चला जाएगा। ठीक है ना। देखते हैं अंशु सिंह क्या कर सकते हैं उसको लेकर के। संस्कृत बैच में पढ़ाई जाती है, अलग से सभी टीचर्स को यूट्यूब पे लेकर के आना अपने आप में एक हेडेक हो जाएगा, क्योंकि सब अपनी अपनी क्लासेस में वैसे व्यस्त रहते हैं और यूट्यूब के लिए एक थोड़ा सा पागलपन चाहिए होता है। देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, क्योंकि देखिए एक बार ऑप्शन ए है एनईपी 2020 proposes that a variety of methods and strategies such as group work and role plays be used for assessment। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये प्रपोज करती है कि वैरायटी ऑफ मेथड्स होने चाहिए या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए ग्रुप वर्क कराने के, रोल प्ले के और बच्चे के आकलन के मल्टीपल तरीके होने चाहिए। ये तो बात बहुत सुंदर प्यारी बात है, पॉजिटिव है, लेकिन हमें तो नेगेटिव चाहिए। क्यों? क्योंकि नॉट पूछा है। एनईपी 2020 प्रपोजेस शिफ्ट फ्रॉम फॉर्मेटिव टू समेटिव। यही बात गड़बड़ हो गई, यही बात हमने शुरुआत में की थी। समेटिव टू फॉर्मेटिव जाना है। समेटिव में जजमेंट की बात, परसेंटेज की बात ज्यादा होती है, जबकि फॉर्मेटिव में एक्टिविटी की बात ज्यादा होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको एफए बोलते हैं। आप सही पकड़ रहे हैं। अब आता है सी ऑप्शन। ये आप देख रहे होंगे जब इनको नेगेटिव पूछना होता है तो सबसे पहले ऊपर ऊपर प्यारे प्यारे ऑप्शन चेप देंगे जो सबसे सुंदर लग रहे होंगे। आपका मन करेगा इसी को लगा दूं, यही सही होगा। सी ऑप्शन है एनईपी 2020 proposes that apart from assessment by the teacher other ways such as self assessment and peer assessment should be encouraged। यानी सिर्फ टीचर असेसमेंट ही नहीं कि सिर्फ टीचर ही रिपोर्ट कार्ड बना दे, बच्चा अपने बारे में उसका क्या आकलन है, खुद को कितने नंबर देगा वो, उसके दोस्त उसको कितने नंबर देंगे, ये भी इंक्लूडेड हो, इसकी बात हम कर चुके हैं। एनईपी 2020 proposes that report card of the student should include progress in the cognitive, affective and psychomotor domains। यानी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और मनोगत्यात्मक पक्षों को भी इंक्लूड करें आकलन में। ये तीनों बातें पॉजिटिव हैं। ये भी एकदम सही बात है, ये भी एकदम सही बात है, लेकिन हमको एकदम सही नहीं, हमको तो एकदम गलत बात चाहिए जो यहां मिल रही है कि योगात्मक से यानी नंबर से हम एक्टिविटी की तरफ लेकर के जाएं या एक्टिविटी से नंबर की तरफ, उल्टा कह दिया इन्होंने। जबकि हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं, एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं उसमें, तो हमें फॉर्मेटिव से समेटिव की तरफ नहीं, समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ लेके जाना होता है। तो बी ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। आज का सेशन इसी नोट पे खत्म करते हैं। आउट ऑफ 25 आप कितना स्कोर लेकर के आ पाए वो आप बताइएगा, और ना सिर्फ स्कोर, आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे इस सेशन के द्वारा। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको सीटेट के एक डिटेल्ड बैच में अलग अलग टीचर्स के साथ एनरोल हो जाना चाहिए तो आप करियर विल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बीपीएससी और सीटेट वगैरह के बैचेस आपके, यूपी टेट और सुपर टेट के भी अभी एडमिशंस आपके ओपन है। डीट प्लस बी के अभी रोके हुए हैं, है ना। कुछ टाइम आप उसके लिए रुक जाइए। टेलीग्राम चैनल आपका लेट्स लर्न स्क्वाड है, पीडीएफ जल्दी ही मिलेगी होपफुली। बाकी बी योर ओन कांस्टेंट, अपने साथ बने रहें। आउट ऑफ 25 कितना स्कोर आपका आया वो आप एक बार बताएंगे कमेंट करके। कोई और डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब जाइए घर, जाइए सो जाइए, मजे कीजिए, है ना। 21 आउट ऑफ 21, 25 आउट ऑफ 25। चलो ठीक है, जिसने जब जब ज्वाइन किया। दीपक कुमार 25 कह रहे हैं, लोकेश कह रहे हैं 21, और तरुण कह रहे हैं शर्ट की तारीफ किया तो आप डांट दिए। हाँ, क्योंकि फ्लो बना हुआ था ना यार, पढ़ने पे फोकस कर रहे थे और आप अटके पड़े हैं कहीं और। देखिए 20 आउट ऑफ 25, 25 आउट ऑफ 25। संडे वार्ता में करनी होती है ये बेफिजूल की बातें। ओके कोई बात नहीं, अगर पॉसिबल तो आप करवा देना। चलिए ठीक है, कोशिश करेंगे अंशुल। और बताइए बीएड 2023 से 25 वाला सीटेट जुलाई। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएड किसी में भी एडमिशन ले चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, लास्ट सेमेस्टर में, फॉर्म भर सकते हो आप सीटेट का। और अब फॉर्म कौन से भरे जा रहे हैं? 4 जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये कहाँ से सो के जाग रहे हो भाई? राजस्थान वाले बीपीएससी भर सकते हैं। हाँ अभी तक तो भर ही सकते हैं, आगे देखो क्या होता है। 25/25, 23/25 EMRS की तैयारी कैसे करें? जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, यूट्यूब का सहारा लो, किताबों का सहारा लो। कोई भी बैच अगर आपने लिया हुआ है तो वो भी आपको हेल्प कर जाएगा, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट्स कॉमन ही हैं। चलिए कल मिलते हैं। अब आपका सीडीपी के सभी टॉपिक्स खत्म हो गए। प्लेलिस्ट में जाके एक एक सेशन देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की भी बनाई हुई है प्लेलिस्ट, वो भी देख सकते हो। इसके अलावा हम ईवीएस, हिंदी इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, उनके टॉपिक्स और उनके क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। बीच बीच में सीडीपी का टेस्ट भी आपका चलता रहेगा, है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश के पेडागोजी से ज्यादा कराइए, बहुत कम नंबर आ रहे हैं। ये मैं बिल्कुल इस पर फोकस कराऊंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा मुश्किल हुई है पेडागोजी हिंदी इंग्लिश की और आप लोगों को समस्या फेस करनी पड़ रही है।
चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होपफुली आपने 20 तो एटलीस्ट आप 25 में से लेकर के आए होंगे।